नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनु डाबर और आज मैं आपसे बात करूंगी आर्थराइटिस के बारे में। जी हाँ, आर्थराइटिस जो कि एक काफ़ी कॉमन बीमारी है, बट फिर भी आप लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस की कमी है। पहला तो लोग जानते ही नहीं कि आर्थराइटिस क्या होता है। फिर ये भी कई बार उन्हें दिक्कत होती है जान पहचान में कि आर्थराइटिस के कितने प्रकार होते हैं, क्या मुझे एज अ पेशेंट आर्थराइटिस है या नहीं, ये मैं कैसे पहचानूं, और आर्थराइटिस का सही इलाज के लिए मैं कहाँ जाऊँ। तो आज यही सारे टॉपिक्स हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप ये समझ सकें और सही इलाज ले सकें। देखिए, सबसे पहले आर्थराइटिस को समझने से पहले ये ज़रूरी है समझना कि हमारे शरीर में 208 हड्डियां हैं। जी हाँ, बोन्स हैं, और यही बोन्स अलग अलग कॉम्बिनेशंस में जॉइंट बनाती हैं और हमारे बॉडी में 350 जॉइंट्स होते हैं। आप जब बात करते हैं या कुछ चबाते हैं तो यहाँ भी एक जॉइंट होता है जिसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बोलते हैं। आपकी रीढ़ की हड्डी, जो कि ये मॉडल अगर मैं आपको दिखाऊं, आपकी रीढ़ की हड्डी में भी 33 से ज़्यादा जॉइंट्स हैं। अलग अलग वर्टिब्रा मिलके जॉइंट्स बनाते हैं। उसके अलावा हमारे कुल्ले, हमारे घुटने, हाथ की उंगलियां, तो यहाँ मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं। ये सब जॉइंट्स हमें रोजमर्रा की एक्टिविटीज करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आर्थराइटिस हो जाए और वो जॉइंट्स पर असर करने लगे तो लिखने में, खाने में, अपने बाल बनाने में, चलने फिरने में, आगे झुकने में, इस तरह की बेसिक एक्टिविटीज में भी मरीज को दिक्कत आ सकती है। दोस्तों, आर्थराइटिस जो शब्द है वो एक लक्षण है। जी हाँ, आर्थराइटिस बनाया गया है दो वर्ड्स को जोड़कर, आर्थरॉन जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है जॉइंट, और आइटिस जिसका मतलब है सूजन। तो जब भी किसी जोड़ में सूजन आए तो उसे आर्थराइटिस कहा जाता है। अब ये सूजन बहुत सारे अलग अलग कारणों से आ सकती है। हम ब्रॉडली बात करें तो 5 मेन कैटेगरीज होती हैं आर्थराइटिस की। जी हाँ, और इन कैटेगरीज के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। इन सभी आर्थराइटिस में एक कॉमन लक्षण होता है, पेशेंट को दर्द होता है। वो काम, उस जॉइंट की अगर इन्वॉल्वमेंट है तो वो काम करने में तकलीफ होती है। जैसे अगर रिस्ट जॉइंट पर असर हुआ तो आप लिख नहीं पाएंगे, आप अपने शू लेस टाई नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने बाल बना रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, तो इस तरह के बेसिक एक्टिविटीज में, रोटी तोड़कर खाने में, स्पून से खाना खाने में आपको दिक्कतें आने लगेंगी। अगर हम पहली कैटेगरी की बात करें, जो फर्स्ट टाइप ऑफ आर्थराइटिस है, पांचों ही तरह के आर्थराइटिस की कैटेगरीज में ये सबसे कॉमनली पाया जाता है और इसे कहा जाता है डीजेनरेटिव, वियर एंड टेयर या घिसाव वाला गठिया। अंग्रेजी भाषा में इसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। आमतौर पर ये बुजुर्गों में आफ्टर द एज ऑफ 40-50 देखा जाता है। इस बीमारी में जोड़ों की कार्टिलेज घिसने लगती है, इसलिए ये आमतौर पर वेट बेयरिंग जॉइंट्स में होता है, जैसे आपका घुटना, कुल्ला, जिन जोड़ों पर आपके वजन का ज्यादा असर पड़ता है। और इसी कारण जो लोग ओबीस होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनमें ये बीमारी मोर कॉमनली पाई जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी रीढ़ की हड्डी पर भी असर कर सकता है। जो कहा जाता है, आम भाषा में आपने सुना होगा, कोई कहते हैं कि हमें सर्वाइकल की दिक्कत हो गई, हमें लंबर कमर में दर्द है, वो बोला कि नस दब गई, डिस्क घिस गई, या फिर आम भाषा में सियाटिका भी उसे कहा जाता है। तो ये जो रीढ़ की हड्डी में घिसाव होता है, इसको स्पाइनल ऑस्टियोआर्थराइटिस या फिर स्पॉन्डाइलोसिस भी कहा जाता है, जो रीढ़ की हड्डी में घिसाव होने की वजह से होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके हाथ की जो उंगलियां हैं, ये जो जॉइंट्स हैं जिनको पीआईपी डीआईपी जॉइंट्स, इन पर भी असर करता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब ये हाथ के इन जॉइंट्स पर असर करता है तो आपके एमसीपी जॉइंट्स, यानी कि ये जॉइंट्स जो ये मूवमेंट करवाते हैं, और कलाई, इन जॉइंट्स को ये स्पेयर करता है, इन पर इसका असर नहीं होता। दूसरी चीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द से ज्यादा टेढ़ापन दिखता है, जो मरीज को पेन की वजह से परेशान नहीं करता, लेकिन राइटिंग, सिग्नेचर करना, बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आते हैं 55-60 साल की उम्र में कि डॉक्टर साहब साइन बदल गया है, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, उंगलियों में खासा दर्द नहीं है पर उंगलियां टेढ़ी होने लग गई हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ और भी कारण है। एक तो मैंने बताया ओवरवेट होना विद एज। अगर आप यंग एज में बहुत अग्रेसिव स्पोर्ट्स खेलते थे, जैसे रनर, जंपर, हाई इम्पैक्ट, हाई इंटेंसिटी स्पोर्ट्स खेलना, या फिर अगर आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड, किडनी, लिवर, और भी मल्टीपल डिजीजेस हैं जो बॉडी को एक कांस्टेंट क्रॉनिक स्ट्रेस की स्टेट में रखती हैं, तब भी कार्टिलेज का डिजेनरेशन कुछ तेजी से होने लगता है। जो दूसरी कैटेगरी है आर्थराइटिस की, ये जो कैटेगरी है इसे कहा जाता है इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। जी हाँ, यानी कि सूजन वाला गठिया, बाय वाला गठिया, बादी वाला गठिया, ये कॉमन इंडियन हिंदी में टर्म्स यूज किए जाते हैं। अब इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस जो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो एक ही प्रकार है, वेयर एंड टेयर का एक ही प्रकार है आर्थराइटिस का, ऑस्टियो, जिसमें लोकेशन अलग अलग जॉइंट्स पे हो सकती है। लेकिन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून आर्थराइटिस, जहां आपका इम्यून सिस्टम, आपकी
जो इन्फेक्शन से लड़ने वाली शक्ति आप ही को नुकसान पहुंचाने लगती है, वो 100 से ज़्यादा प्रकार के हो सकते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है वो आपने शायद नाम भी सुना होगा, उसे कहा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जी हाँ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लक्षण आमतौर पर 80% मरीजों में हाथ और पैर की उंगलियों से शुरू होते हैं, लेकिन 20% मरीजों में, खासकर एल्डरली फीमेल्स में, शोल्डर नी से भी शुरू हो सकते हैं। बहुत से पेशेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जिनको 10 साल से घुटने में दर्द था, यंग एज में 40 साल की 35 साल की उम्र में घुटनों में दर्द शुरू हुआ, किसी ने बोल दिया ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उनका रिप्लेसमेंट हो गया, घुटने का दर्द तो ठीक हो गया लेकिन सारे जोड़ सूज गए। उन्हें लगता है कि ये सर्जरी के बाद हुआ है, जबकि एक्चुअली उनका घुटना ही खराब रूमेटॉइड की वजह से, इन्फ्लेमेटरी या सूजन वाले गठिया की वजह से हुआ था। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में ये मोस्ट कॉमन देखा जाता है। फीमेल्स में मोर कॉमन है 20 से 50 साल की उम्र में, खासकर डिलीवरी के बाद ये कॉमनली शुरू होता है, मेनोपॉज के समय ये कॉमनली शुरू होता है। इसके अलावा एक आर्थराइटिस का प्रकार होता है जिसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं, जहाँ स्किन में बहुत समय तक सोरियासिस एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम रहती है जो बाद में जोड़ों पर असर करने लगती है। उसके अलावा एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो रीढ़ की हड्डी का गठिया है, दोस्तों ये स्पॉन्डाइलोसिस जो हमने पहले में बात किया उससे अलग है, वो घिसाव हो रहा है रीढ़ की हड्डी में, ये सूजन होती है रीढ़ की हड्डी में और ये काफी खतरनाक है। इसमें बैम्बू स्पाइन बन सकती है, कुड़पन आ सकता है, यंग बच्चों को ये अफेक्ट करती है। 20-25 साल के यंग बॉयज एंड गर्ल्स जो बैठ के पढ़ नहीं पाते, अपने जॉब में बहुत देर तक बैठ के काम नहीं कर सकते, सुबह उठते हैं तो सिवियर पेन और स्टिफनेस का शिकार होते हैं। ये होता है थर्ड टाइप, इसमें एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके अलावा एक और टाइप होता है जो बच्चों में देखा जाता है। जी हाँ, आप सरप्राइज होंगे ये जानकर कि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, ऑटोइम्यून आर्थराइटिस छोटे बच्चों में 3 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक में भी मिल सकता है। इसे जुवेनाइल आर्थराइटिस कहा जाता है और उसके कई प्रकार होते हैं। उसके अलावा SLE भी एक बीमारी है, लूपस आपने सुना होगा। एक फेमस सेलिब्रिटी सेलेना गोमेज को भी ये प्रॉब्लम थी। ये बीमारी स्किन, जॉइंट, हार्ट, लिवर, किडनी काफी अंगों पर असर कर सकती है, काफी खतरनाक, जानलेवा भी हो सकती है। एक प्रकार होता है जिसे मायोसाइटिस कहा जाता है, जो पीछे एक दो फेमस एक्ट्रेसेस, एक जो बच्ची जिसने दंगल में छोटी बच्ची का रोल किया था और समांथा प्रभु, ये दोनों को ये बीमारी थी मायोसाइटिस। तो ये प्रकार है अलग अलग तरह के इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के। इसके अलावा भी 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिसकी गहराई में मैं अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर आपको जोड़ों में सूजन, दर्द, उसके साथ स्किन या फिर कोई एक और ऑर्गन सिस्टम इन्वॉल्व है, आप मल्टीपल डॉक्टर्स के बीच घूम रहे हैं, कोई डायग्नोसिस नहीं बना पा रहा है, तो आपको रूमेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। तीसरी कैटेगरी ऑफ आर्थराइटिस जो होती है उसे कहा जाता है क्रिस्टल रिलेटेड आर्थराइटिस। जी हाँ, बहुत से लोगों से आपने सुना होगा जी हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो घुटना सूज जाता है, हम 1 महीने के लिए दवाई लेते हैं, वो सूजन उतर जाती है, कभी कभी एड़ी, कभी कभी घुटना भी सूज जाता है। तो यूरिक एसिड वाला आर्थराइटिस 2 प्रकार का होता है, गाउट और सूडो गाउट, जिसमें लक्षण यूजुअली लोअर लिम्ब यानी कि एंकल, नी और पैर के अंगूठे में इसके लक्षण होते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए, हर बढ़ा हुआ यूरिक एसिड गठिया नहीं होता। जिन पेशेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लूपस, सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, उन सब में भी यूरिक एसिड बढ़ा रहता है, लेकिन वहां यूरिक एसिड जो बढ़ रहा है वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि मरीज को गठिया है, लेकिन बढ़ा हुआ यूरिक एसिड उनका गठिया होने का कारण नहीं है। तो ऐसे मरीजों में यूरिक एसिड की दवाइयां देना, यूरिक एसिड को कम करने की दवाइयां देना बिल्कुल वेस्ट साबित होता है। इन दवाइयों को गाउट या सूडो गाउट के पेशेंट्स में ही दिया जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे चौथी कैटेगरी, जो कि एक काफ़ी डेंजरस टाइप ऑफ आर्थराइटिस होता है, जिसे हम इन्फेक्शन रिलेटेड आर्थराइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। ये पेशेंट्स पहले यूजुअली ऑर्थोपेडिशियंस के पास पहुंचते हैं क्योंकि इनको जॉइंट में बहुत ज़्यादा सूजन, हिप में हो गया, नी में हो गया, फुट एंकल में हो गया, फीवर बहुत हाई ग्रेड, और मरीज की हालत ऐसी होती है कि यूजुअली ऐसे पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इंपॉर्टेंट है ये समझना कि सेप्टिक आर्थराइटिस किस कारण हो रहा है, क्या ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ऐसे मरीजों को महीना भर भी IV एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। ऐसे मरीजों में अंडरलाइन कुछ हिडन बीमारी हो सकती है, मे बी डायबिटीज जो पहले नहीं पता थी, मे बी लिवर किडनी फेलियर, या कुछ मरीजों में रूमेटॉइड होने के बाद कोई एक जॉइंट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। एक इंडिया में बहुत कॉमन टाइप का इन्फेक्शन होता है टीबी। जी हाँ, टीबी सिर्फ फेफड़ों पर असर नहीं करता, टीबी जोड़ों पर भी असर कर सकता है। इसे टीबी जॉइंट का आर्थराइटिस बोला जाता है। एक चीज यहाँ मैं जरूर बोलना चाहूंगी, आजकल एक टेस्ट हम रूमेटोलॉजिस्ट भी कराते हैं जिसे टीबी गोल्ड कहा जाता है। टीबी गोल्ड हम इसीलिए कराते हैं कि मरीज के शरीर में कहीं छुपा हुआ टीबी का कीटाणु ना हो जो आगे चल के उसे टीबी कर सके। लेकिन
टीबी गोल्ड या मैन टू एक स्किन में किए जाने वाले टेस्ट का पॉजिटिव होना ये नहीं बताता कि आपको टीबी है। बस वो ये बताता है कि बॉडी में कहीं वो कीटाणु शांत है, क्या उसको ट्रीट करना है या नहीं वो आपका रूमेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा। ऐसे मरीज सबके बीच बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, उन्हें खुद को किसी से आइसोलेट करने की जरूरत नहीं होती। और पांचवी कैटेगरी जो कि अनकॉमन है उसे मिसलेनियस कहा जाता है। उसमें अलग अलग तरह के आर्थराइटिस इंक्लूड होते हैं। बहुत से मरीजों को कैंसर होने के 3 साल के पहले या बाद में कैंसर रिलेटेड आर्थराइटिस हो सकता है। कुछ मरीजों को कैंसर के इलाज में यूज किए जाने वाली दवाइयां, जिसे खासकर इम्यूनोथेरेपी कहा जाता है, जो पिछले कुछ साल में पॉपुलर हुई है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है, उसकी वजह से आर्थराइटिस हो सकता है। कुछ मरीजों को डायबिटीज रिलेटेड आर्थराइटिस होता है, जिसमें हाथ की उंगलियां इस तरह मुड़ जाती हैं, जैसे चीरो आर्थ्रोपैथी, पैर का एंकल खराब हो जाता है, चारकॉट्स आर्थराइटिस, ये सब कहा जाता है। मिसलेनियस में और भी इस तरह के आर्थराइटिस आते हैं। कुछ लोगों में आर्थराइटिस नहीं होता लेकिन जॉइंट्स हाइपर फ्लेक्सिबल होते हैं, वो अपना अंगूठा इस तरह टच कर सकते हैं, उनके एल्बोज पूरे एक्सटेंड हो सकते हैं। इसे जॉइंट हाइपर मोबिलिटी सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे लोगों को शरीरों में अलग अलग साइट्स पर दर्द होता है। तो ये भी एक कैटेगरी ऑफ आर्थराइटिस, रूमेटिज्म इसमें आता है। कुछ जेनेटिक आर्थराइटिस होते हैं कि पिताजी को भी थे, बच्चे को भी हैं। इसका एक बहुत डेंजरस टाइप होता है जिसको हम ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी बोलते हैं, जहां पर हाथ पैर की उंगलियां सूज जाती हैं बुरी तरह। ये आमतौर पर 8 से 18 साल के बीच में पकड़ा जाता है। ऐसे मरीजों के स्कैल्प में भी चेंजेस आ जाते हैं, उनका सर आप देखेंगे वो बड़ा ही अजीब सा दिखेगा। तो ये सारे जो कैटेगरीज हैं ये हैं अलग अलग 5 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। अगर आपको किसी भी जॉइंट में 1 महीने से ज्यादा पेन या सूजन है, आपका पेन किलर का इंटेक पिछले कुछ समय में आप देख रहे हैं बहुत बढ़ चुका है, आप अपने डॉक्टर के पास गए, चाहे फिजिशियन चाहे ऑर्थोपेडिशियन, उनका कहना है कि ये कोई ट्रॉमा नहीं है, कोई चोट नहीं है, डेफिनेटली ये कोई आर्थराइटिस का टाइप है, तो बिना समय बर्बाद किए रूमेटोलॉजिस्ट पर जाइए। ये जरूर समझना जरूरी है कि चाहे इसमें से कोई भी टाइप हो, इलाज है, सेफ इलाज है, जड़ से खत्म भले ये ना हो, लेकिन आजकल जो आधुनिक दवाइयां आ चुकी हैं, कम समय में दवाइयाँ कम हो जाती हैं, कुछ मरीजों में बंद हो जाती हैं, और बहुत से मरीज लाइफस्टाइल से भी बीमारी को आगे, रेमिशन जो एक बार कंट्रोल आ जाता है उसे मेंटेन कर पाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आर्थराइटिस से ना डरें। जैसे ही मरीज आर्थराइटिस वर्ड सुनते हैं उनको लगता है कि लाइफ खत्म, अब कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, अब हम बेड पर आ जाएंगे। अगर आप इलाज नहीं लेंगे तब आप बेड रिडन हो सकते हैं, वरना आज 2025 में इतना इवॉल्व हो चुका है, एडवांस हो चुका है ट्रीटमेंट। सही रूमेटोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट हो, जिसने डीएम कर रखी हो, डीएनबी कर रखी हो, उनके पास आप पहुंचे। नॉर्मल जो लोग 6-6 महीने के कोर्स करके खुद को रूमेटोलॉजिस्ट बुलाते हैं, उनके पास ना जाएं। अगर आप सही रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं तो आपका इलाज भी सही होगा, आपको दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, डॉक्टर समय समय पर आपकी दवाइयां कम करने की भी कोशिश करेंगे, और आप एक ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। आर्थराइटिस से होने वाली टेढ़ेपन, डिफॉर्मिटी, परमानेंट नुकसान, चाहे वो रीढ़ की हड्डी में हो, हाथ पैर के जोड़ों में हो, उससे भी आप बच सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।